सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आप लोगों को आईपीएससी नोमेनक्लेचर होमोलोगस सीरीज़ जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और आइसोमेरिज्म बड़े अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एल्केन। अब हमें पता होना चाहिए कि बेसिक आइडिया आप लोगों को इस चैप्टर में हो गया है। अब हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर की। तो सबसे पहला है एल्केन। तो एल्केन होते क्या है बेसिकली? तो एल्केन बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं एल्केन। और ये जो एल्केन होते हैं जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्यों होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जनरल फार्मूला इनका क्या होगा? CnH2n+2। आप लोगों को बड़ी अच्छे से पता है, ठीक है ना। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन एटम का वो क्या होगा? sp3। मैंने पहले ही बताया था जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहाँ sp2 और जहाँ ट्रिपल होगा वहाँ पे sp। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कार्बन 1 to 4 जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जहाँ पे एल्केन के वो मॉलिक्यूल जहाँ पे 1 से लेकर 4 तक मॉलिक्यूल, जो 1 से लेकर 4 तक कार्बन के एटम प्रेजेंट हों, तो वो जनरली कैसे होते हैं? गैसेज होते हैं नेचर में, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ठीक है ना। और 5 to 17 कार्बन एटम लिक्विड्स होंगे और 18 और उससे ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। क्यों होंगे सॉलिड? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे 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 कार्बन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए 18 और 18 से ऊपर वाले कंपाउंड कैसे हैं? सॉलिड है। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं आती, कोई कलर नहीं होता। नॉन पोलर होते हैं नेचर में। नॉन पोलर होने की वजह से सोलिबिलिटी इनकी किस में होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगी। और सोलिबिलिटी का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक डिजोल्व लाइक, हमेशा, जिसमें हमने डाइपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो जनरली सारे के सारे एल्केन जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से कि मोलिकुलर वेट किसी भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मोलिकुलर वेट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल सी बात है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, जैसे जैसे हम चेन होमोलोगस सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो मोलिकुलर वेट बढ़ता चला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाने से जो मोलिकुलर वेट है वो कम होता चला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। फिफ्थ पॉइंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में आपको पता होना चाहिए कि ब्रांचिंग जनरली होती क्या है। तो ब्रांच इन कंपाउंड्स का आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ से आप लोगों को क्लियर है। तो ब्रांचिंग किसी मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी एल्केन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना भाई। सरफेस एरिया जितना कम होगा सोलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ब्रांचिंग अगर कम है तो इसका मतलब सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है और सोलिबिलिटी एल्केन की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्केन्स को पैराफिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्केन्स जो है वो जनरली अनअफेक्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट से, ठीक है ना। उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना आसानी से, इसलिए इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, जहाँ पे पैरम का मतलब होता है लिटल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला मैंने बताया CnH2n+2 होता है। तो उसी तरह से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू रखते चले जाओगे आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन बनते चले जाएंगे। उनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने हैं। ट्राइवियल नेम्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ये सब आप लोग एक बार देख लेना। इस पर ये सब हम लोग कर चुके हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, और उनको आईपीएससी नेम कैसे देते हैं जो सामने आपको टेबल में दिया गया है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से हेक्सेन के आइसोमर्स दे दिए सभी के सभी, उसका ट्राइवियल नेम और आईपीएससी नोमेनक्लेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एल्केन्स के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस होती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज़ 80 किलो कैलोरी पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन, पहला कंपाउंड पढ़ते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे CnH2n+2 में तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा मीथेन का। मीथेन बनता कैसे है? ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसका? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और कोल माइंस, कोयले की खान के अंदर भी ये गैस मिलती है, इसलिए इस मीथेन का नाम हम दूसरा नाम से भी इसको जानते हैं, दैट इज़ डैम्प फायर, ठीक है ना।
मार्सी प्लेसेस में भी मिलती है, इसलिए इसको मीथेन को हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पता होना चाहिए कि मीथेन को हम डैम फायर, मार्स गैस और कहाँ मिलेगी मीथेन, जहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे। मीथेन जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नेचुरल गैस का। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। मीथेन एक कलरलेस गैस है, इसकी प्रैक्टिकली कोई स्मेल नहीं होती, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में क्योंकि नॉन पोलर है नेचर में भाई, ठीक है ना। मेल्ट हो जाते हैं -183 डिग्री सेल्सियस पर और बॉयल करते हैं -162 डिग्री सेल्सियस पर। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कितना होता है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रन। तो बेसिकली मीथेन के मॉलिक्यूल में जो 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं वो कहाँ, टेट्राहेड्रॉन कॉर्नर्स पे लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है सभी के बीच में, 109 डिग्री 28 मिनट। एंड दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस से भी हम लोग मीथेन को बना सकते हैं। जब कार्बन की रिएक्शन, कार्बन ब्लैक की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास क्या बनेगा, मीथेन। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन। सेकेंड मेथड जो है हमारा मीथेन को बनाने का वो है सेबेटियर-सेंडर्न रिएक्शन, और हम कह सकते हैं सेबेटियर-सेंडर्न रिडक्टिव मेथड। इस मेथड में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकल पाउडर एट 300 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोड्यूस द मीथेन एंड वाटर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जब 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है निकल पाउडर 300 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी हमारे को क्या मिलता है, मीथेन और वाटर, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर यहाँ पे सोल्यूबल होती है मीथेन गैस, जिसको बाद में आइसोलेट कर लिया जाता है। उसी तरह से थर्ड मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का वाटर की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो होगा क्या, यहाँ से आपके पास मीथेन बन जाएगी 3 मॉलिक्यूल यह है, और हमारे पास क्या बनेगा, 4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन जो है बैलेंस होनी चाहिए, सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रिडक्शन कर देंगे मिथाइल आयोडाइड का, किसकी प्रेजेंस में, जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में। अब रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मिथाइल आयोडाइड में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, और यहाँ से आयोडीन निकल के एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा आपके पास। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड विद HI। जब HI के साथ रिडक्शन किया जाता है मीथेन का, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो मिथेनॉल HI के साथ मिलके क्या बनाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और ये OH, और आपके पास क्या होगा, 2 I मिलके आयोडीन वेपर बाहर निकल जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, जब मिथेनल अल क्यों बोला, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये जब 4 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, मीथेन प्लस आयोडीन प्लस वाटर। उसी तरह से मिथेनोइक एसिड जब 6 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मीथेन प्लस आयोडीन प्लस वाटर। तो कंपटीशन के अंदर कई बार A + B गिव्स द C + D, इन दिस वे वो क्या करेगा, 2 रिएक्टेंट डाल देगा, यहाँ पे XY करके छोड़ देगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या बन रहा है राइट हैंड साइड में, या फिर इस तरफ के प्रोडक्ट आपको दे देगा और या लेफ्ट हैंड साइड में AB डाल देगा या XY। तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शंस में कि किस तरह से रिएक्शंस होती है और उनकी बैलेंसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड, जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे बनता है लेबोरेटरी मेथड में, आपके पास एक सेटअप दिया गया है यहाँ पे। ये सेटअप कैसा है, एक हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम ले लेते हैं, उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होगा, वहाँ से मीथेन गैस निकलेगी और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट तो यहीं पे बैठ जाएगा ग्लास ट्यूब के अंदर। जो मीथेन गैस आएगी वो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ ये वाटर का जो ट्रफ है, इस वाटर के ट्रफ के अंदर इस डिलीवरी ट्यूब को जो है एंटर करा दिया जाता है और मीथेन गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वाटर के अंदर आती है और ये बबल्स जो हैं वाटर के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हार्ड ग्लास ट्यूब में हमारे पास क्या था, सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा, मीथेन और सोडियम कार्बोनेट। तो मीथेन गैस यहाँ पे लेबोरेटरी में इस तरह से बनाई जाती है। मीथेन और सोडियम कार्बोनेट के साथ कई बार यहाँ पे हाइड्रोजन और इथाइलिन भी बनती है एज ए इम्प्योरिटी, जिसको रिमूव किया जाता है कैसे, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में पास करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। कुछ जनरल केमिकल रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली रिएक्शन है कंबशन। कंबशन क्या होता है, हमेशा मीथेन जो है एक्सप्लोसिव वायलेंस क्रिएट करते हैं एयर के अंदर और बनाते हैं CO2 और वाटर।
मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करोगे तो क्या बनेगा, CO2 वाटर और हीट एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। हीट एनर्जी रिलीज होती है तभी तो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है इनको, ठीक है ना। उसी तरह से अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट हो तो आपके पास क्या बनेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड हीट एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर। दैट शुड बी क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंबशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। जब मीथेन की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में की जाती है तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनते हैं और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल और HCl गैस बाहर निकल जाती है और आपके पास क्या बनता है, कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक बड़े काम की चीज़ है। कैसे, इंक के अंदर यूज़ किया जाता है इसको, प्रिंटर्स के अंदर इंक बनाने में, ठीक है ना, पेंट बनाने में, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। डिफ्यूज सनलाइट से भी बना सकते हैं। मीथेन की रिएक्शन जैसे ही आप क्लोरीन के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन और HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl। उसी तरह CH3Cl ने Cl2 के साथ किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया और एक Cl यहाँ से HCl बाहर निकल गया और एक क्लोरीन जुड़ गया, क्या बन गया, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। फिर तीसरे क्लोरीन के साथ क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, और फोर्थ क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा और एक एक क्लोरीन सिक्वेंसली क्या होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। तो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में भी हम क्या करते हैं, हैलोजिनेशन जो है वो किया जा सकता है और जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है ना। सेम रिएक्शन हम फ्लोरीन से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी, वहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। ब्रोमीन वेपर्स जो है वेरी स्लगिशली, बहुत धीरे धीरे स्लोली रिएक्ट करते हैं, लेकिन आयोडीन वेपर्स वहाँ पे रिएक्शन करते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नाइट्रेशन पता होना चाहिए। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 को जोड़ देना, ठीक है ना। अब मीथेन में से एक हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो HNO3 का जो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो क्या करेगा, वहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, और क्या बना देगा, नाइट्रोमीथेन प्लस वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। एंड द लास्ट इज कैटेलिटिक एयर ऑक्सीडेशन। कैटेलिटिक एयर ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन में, किसके, मेथेनॉल को कमर्शियली बनाने के लिए। तो मीथेन और ऑक्सीजन को जब 9:1 की रेशो में लिया जाता है बाई वॉल्यूम और उनकी रिएक्शन कराई जाती है 200 डिग्री सेल्सियस 100 एटमॉस्फेयर पे, तो आपके पास बड़ा ही एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। क्लियर है। कुछ यूजेस पता होने चाहिए क्योंकि मीथेन को बर्न करने से, कंबशन करने से हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इनको फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन बनाई जा सकती है वेरी इजीली। और जो कार्बन बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, मीथेन से, तो उस कार्बन को हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं बेसिकली, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रिंटर इंक में, पेंट में, बूट पॉलिश में और ब्लैकनिंग ऑफ टायर्स में इनका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी जगह पे एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन से मिथेनॉल बनाया जा सकता है, मिथाइल क्लोराइड बनाया जा सकता है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड बनाया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इन सभी की जो है प्रिपरेशन यहाँ पे पढ़ी थी। तो ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक था एल्केन, जो बड़े अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। तो एल्केन के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जनरल रिएक्शंस है, प्रिपरेशन है, सिंथेटिक मेथड्स हैं, सैबिटियन सैंडन रिएक्शन है, यानी सिंथेसिस मेथड और केमिकल रिएक्शन मेथड और लेबोरेटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में जहाँ भी केमिकल रिएक्शन आएगी वो तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अच्छे से करोगे बेटा। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। ओके, थैंक यू।